प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता, भारतीय शास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज देवरी। ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र और छात्राओं तथा अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नवीन टॉपिक। नमस्कार। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने आपको मुद्रा की परिभाषा विस्तार पूर्वक समझाई और इस वीडियो में हम मुद्रा के प्रकार, कार्य और महत्व इन सब पर चर्चा करने वाले हैं सिलसिलेवार। जो पिछला वीडियो था हमने आपको पूरी भूमिका समेत समझाया कि यानी कि मनुष्य के कर्मिक विकास को कि ये मनुष्य समाज के कर्मिक विकास को हम 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। आर्थिक अवस्था, पशुपालन अवस्था, साथ ही हमने बताया आपको कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। और इनमें जो है भिन्न भिन्न मुद्राएं जो भी रही हैं वो सब हमने आपको बताया था। फिर हमने मुद्रा की परिभाषा बताई आपको। उसमें हमने बताया कि मुद्रा की परिभाषा को इंटरमीडिएट में हम 3 वर्गों में विभाजित करके उन पर प्रकाश डालते हैं। एक संकुचित अर्थ की परिभाषा है, दूसरी विस्तृत अर्थ की परिभाषा है, तीसरी जो है उचित अर्थ की परिभाषा है। तो यहाँ संकुचित अर्थ की जो परिभाषा थी वो डॉक्टर प्रेस की थी। सिक्के केवल धातु सिक्के ही मुद्रा है, इसमें करेंसी कागज की नोट और जो चलन जमा मुद्रा होती है उसको ही मुद्रा कहते हैं, मानते हैं, है ना। तो बाकी जो है साख पत्र वगैरह इनको मुद्रा नहीं मानते। और जो उचित अर्थ यानी कि कई है कि उचित अर्थ की परिभाषा थी तो मार्शल एली और जेनकिंस वगैरह, है ना, सेलिंगमैन वगैरह, नेप वगैरह, इनकी परिभाषा हमने बताई थी आपको। और विस्तृत अर्थ में हॉटोविदर्स की परिभाषा बताई थी। हॉटोविदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये सारी परिभाषाएं हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं। आप उसमें पिछले वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वीडियोज होंगे वो आपको आसानी से सुलभ हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज जो मुद्रा के प्रकार है, प्रकार पहला प्रकार है पूर्णकाय मुद्रा, अर्थात फुल बॉडी मनी। तो ये जो पूर्णकाय मुद्रा है ये जो सिक्के होते हैं, जो कि धातु के बने हुए सिक्के होते हैं, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व विश्व में थे। ब्रिटिश काल में हमारे देश में चांदी का सिक्का हुआ करता था 1 रुपए का। तो ऐसी मुद्रा पूर्णकाय मुद्रा कहलाती। इस मुद्रा का अपना वास्तविक मूल्य होता है, इसको प्रमाणित मुद्रा भी हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। ये मुद्रा जो है पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं। और इसका मूल्य सोने चांदी से संबद्ध रहता है। ठीक है, इसलिए इसको पूर्णकाय मुद्रा बोलते हैं।
तीसरा प्रकार है करेंसी मुद्रा। करेंसी जैसे आप देखते हैं कि जो मुद्रा है कागज के नोट, पत्र मुद्रा और जो बैंकों में जमा मुद्रा है वो इस श्रेणी में आती है। ठीक है, ये इस मुद्रा का जो मूल्य है आपको मालूम ही है, उस पर अंकित रहता है, लिखा रहता है 100, 500, 1000, 2000 जो भी नोट है। तो ये मुद्रा करेंसी मुद्रा। उसके बाद है साख मुद्रा। 4 साख मुद्रा। क्रेडिट मुद्रा। क्रेडिट मुद्रा ये जो मुद्रा है, साख पत्र होते हैं, विनिमय पत्र भी बोलते हैं, चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि। तो उस श्रेणी की मुद्रा इसमें आती है। ठीक है, ये साख मुद्रा कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर से यानी साख मुद्रा में चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, प्रोमिसरी नोट इत्यादि ये सब साख मुद्रा कहलाती हैं, निकट मुद्रा भी कहलाती है। इसके बाद है 5वां नंबर बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा, बैंक मुद्रा जो होती है, आप जानते हैं ना कि बैंक जो है साख का निर्माण करते हैं। साख का निर्माण करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब उनको आवश्यकता होती है तो वो अपने ग्राहकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, बैंक की जो कुल जमा होती है, जमा राशि जो भी लोग बैंकों में जमा रखते हैं या जमा करते हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत उनको रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, जिसको नकद कोषानुपात कहते हैं। ठीक है ना, और वो 25% या जो भी वर्तमान में, जैसे 100 रुपए जमा हुए तो 100 रुपए में 25 रुपए ये आरबीआई को देने हैं, जमा करते हैं, और शेष 75 रुपए बैंक अपने ग्राहकों को उधार दे देता है। तो बैंक अपनी कुल जमाओं का 25% तो रिजर्व बैंक के पास रहता है और बाकी 75% जो है वो ग्राहकों को उधार दे देता है, जिसको जो बैंक का, अब जैसे 100 का नोट है तो 100 रुपए में बैंक जो है ना 25 रुपए दे देगा रिजर्व बैंक को और 75 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को। अब जैसे एक व्यक्ति को उसने जो है ना 100 रुपए उधार देने, तो उसको अपने खाते में दिखा देगा कि मेरे खाते में 100 रुपए जमा। साख निर्माण, बैंक जो है ना साख का प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं, उधार देते हैं, 100 रुपए के नोट से 500 रुपए के बराबर उधार दे देते हैं, और इस प्रकार बैंक साख का सृजन करते हैं। यही जो है बैंक मुद्रा कहलाएगी। बैंक किसी को नकद नहीं देता, बैंक 1 रुपया भी नकद नहीं देता। जैसे किसी को 10 लाख रुपए का उधार देना है, ठीक है, 10 लाख, तो 10 लाख रुपए का अगर कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेता है तो बैंक क्या करता है, उसका अकाउंट खोलता है और उसके खाते में 10 लाख रुपए लिख देते हैं। अब वो उसको अपने अकाउंट से निकाल सकता है, नकद कोई पैसा नहीं देता बैंक। और ये 10 लाख रुपए वो दिखाएगा कि मेरे खाते में जमा हो गए, ये भी, और फिर इससे उधार देगा। तो इसको कहते हैं साख का प्रसार। और ये बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, साख निर्माण कार्य। इसको हम विस्तार पूर्वक किसी और अन्य टॉपिक पर समझाएंगे, है ना। तो ये जो है
इसको हम कहते हैं साख मुद्रा। तो ये मुद्रा के प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। कार्य, मुद्रा के जो कार्य हैं हमने विस्तार पूर्वक बताया। मुद्रा के समस्त कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्राथमिक कार्य या प्रमुख कार्य हैं, है ना। प्राथमिक कार्य, या प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, ठीक है, इनको कहते हैं प्राइमरी फंक्शन। फिर होता है ना द्वितीयक कार्य, इनको हम कहते हैं सहायक कार्य। और फिर होता है थर्ड आकस्मिक कार्य। और अभी चौथा हम अलग से जोड़ रहे हैं इसको। 3 तो है अन्य कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य 2 हैं। एक विनिमय का माध्यम, और दूसरा मूल्य का मापन। ये 2 कार्य मुद्रा के प्रमुख कार्यों में आते हैं, ठीक है। विनिमय माध्यम का जो कार्य है, जैसा आप जानते हैं ना, पहले कितनी परेशानियां होती जब वस्तु विनिमय काल था, तो विशिष्टीकरण भी नहीं हो पाता था, ठीक है। सभी लोग कोई एक वस्तु बनाते थे और अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे से बदले में प्राप्त करते थे। तो इसमें जो समय लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था कि जिसको हमारी वस्तु की आवश्यकता हो और जिसके पास हमारी आवश्यकता की वस्तु हो। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत ही कठिन और समय साध्य था, मतलब बहुत समय लगता था उसमें। अब इसी चक्कर में लगे रहेंगे। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, तो मुझे गेहूं के बदले कपड़ा चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास कपड़ा है ना, ये मान लो बी व्यक्ति है, इसके पास कपड़ा है लेकिन इसे गेहूं नहीं चाहिए, इसको चाहिए तेल। तो इस व्यक्ति को ढूंढो ना जिसके पास तेल हो, जिसे कपड़े यानी कि गेहूं की आवश्यकता हो, है ना, जिससे तेल लिया जा सके और बदले में कपड़ा प्राप्त किया जा सके। तो ऐसा व्यक्ति, इसको कहते हैं दोहरा संयोग। तो सारा समय तो इसमें निकल गया। कितने समय साध्य। और कभी कभी तो आवश्यकता तृप्ति नहीं हो पाती, कभी कभी आवश्यकता की संतुष्टि ही नहीं हो पाती थी। बड़ा कठिन था ये कार्य। मुद्रा के द्वारा जो है बहुत ही सुगमता से कहिए कि हम अपनी जो अधिक वस्तु होती है उसको बेच देते हैं और अपनी आवश्यकता वाली वस्तुएं हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कार्य ने जो कई अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक हम अपनी इच्छित वस्तु को मंगा लेते हैं। आज तो और भी ज़्यादा सुगम हो गया। देखिए पता नहीं कितनी बड़े बड़ी कंपनियां हैं, मॉल्ट हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से आप परचेज कर रहे हैं। हर चीज़ ऑनलाइन खरीदी जा रही है। जूते, चप्पल, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब
है कहाँ से कहाँ तक। तो ये विनिमय माध्यम का कार्य है, और विनिमय माध्यम के कारण देखिए द्विपक्षीय व्यापार संभव हो पाया है, द्विपक्षीय व्यापार, बाजारों का विस्तार हुआ है। पहले ऐसा नहीं, पहले तो गांव के गांव में व्यापार होता था, उसने चावल दे दिया, उसने तेल दे दिया, उसने आटा दे दिया, इस तरीके से काम चल गया। और सेवाओं का तो विनिमय करने मतलब ही नहीं। अब नौकर भी लगा रहे तो उसको भी गेहूं दे रहे हैं, हर व्यक्ति को वस्तु में मूल्य चुका रहे, कितना चुकाएं ये एक आफत। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। तो विनिमय का मुद्रा का जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज बाजारों के विस्तार के कारण जो है हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु मंगा लेते, तुलनात्मक लागत पर जो वस्तुएं हमें सस्ती प्राप्त होती है वो विदेशों से आयात कर लेते हैं, और है ना, जो हमारे देश में महंगी बनती हैं उन वस्तुओं का प्रतिस्थापन वस्तुओं के रूप में, सस्ती वस्तुओं के रूप में विदेशों से हो जाता है, और जो सस्ती हमारे यहाँ बनती है वो विदेश मांगते हैं, विदेशों में निर्यात हो जाती है। तो ये विनिमय के यानी मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है, ये विनिमय माध्यम का कार्य। इसका दूसरा सबसे प्रमुख कार्य जो क्या है, मूल्य मापन करना है। आप जानते हैं ना, आज देखिए ना, सुई से लेकर एरोप्लेन तक की जितनी भी वस्तुएं हैं, सुई से एरोप्लेन तक सारी ही वस्तुओं के मूल्य किसमें, मुद्रा में, मुद्रा में व्यक्त होते हैं, मुद्रा में मापे जाते हैं। हिसाब की लेखा की इकाई है मुद्रा। मूल्य का मापक है, एक यूनिट है वैल्यू की। मुद्रा यानी मूल्य मापन की इकाई है मुद्रा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा के इस कार्य के द्वारा विनिमय माध्यम के रूप में आसानी से हम अपनी वस्तु मूल्य मापन, हर वस्तु का मूल्य होता है। और ये आप देखो ना, आप पूछो चीनी 30 रुपए 35 रुपए किलो, किसी भी चीज का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। एक ऐसी सर्वमान्य मापक है मुद्रा जिसकी तुलना हम अन्य वस्तुओं के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो विनिमय माध्यम मूल्य मापक, मूल्य मापन का जो कार्य है, अब देखिए ना, सारी वस्तुओं के मूल्य कायम है मुद्रा में। अब एक डॉक्टर की सेवा है, कायम है मुद्रा में, जो भी फीस लेता है डॉक्टर कायम में लेता है, मुद्रा में लेता है। सेवा है, सेवा का मूल्य, फोटो टेस्ट कराया जाता है, कितने रुपए कॉपी, सेवा ले रहे हो भाई। आलू प्याज धनिया खरीदो ये बात अलग की हुई, लेकिन सेवाओं का मूल्य, न्यायी सेवा कर रहा है, कितने रुपए बाल काटने में लेता है, सेवाओं के विनिमय कायम में हो रहा है, मुद्रा में हो रहा है। कैसे? अगर मूल्य मापन का कार्य मुद्रा ना करे तो सेवाओं का विनिमय कैसे होगा? तो मूल्य मापन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम देखते हैं विनिमय माध्यम और मूल्य मापन, ये दोनों कार्य एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मुद्रा की जो इकाई मूल्य मापन का कार्य करेगी वही इकाई विनिमय माध्यम का कार्य भी करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मूल्य तो माप रहे हैं रुपए में और भुगतान करेंगे डॉलर में, ये नहीं चलेगा। जिस मुद्रा की जो इकाई मूल्य मापन का कार्य करेगी, विनिमय माध्यम का कार्य भी वही इकाई करेगी। अब देखते हैं ना, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्राएं हैं। कहीं पर कहीं इटली में क्या है, लीरा, जर्मनी में क्या है, मार्क, रूस में क्या है, रूबल, फ्रांस में क्या है, फ्रैंक, इंग्लैंड में क्या है, पाउंड, अमेरिका में क्या है, डॉलर।
और हमारे यहाँ क्या, रुपया। ऐसे ही भिन्न भिन्न देशों में, बांग्लादेश में टका है, अंधेरी नगरी चौपट राजा टका, शेर बाजी टका, वो टका आज भी चल रहा है। दिनार चलती है ईरान में, दिनार। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में, जापान का मुद्रा का नाम येन है, समझ रहे हैं ना। तो विश्व की भिन्न भिन्न मुद्राएं, विश्व में मुद्रा की इकाई भिन्न भिन्न है। अब जो इकाई मूल्य मापन का कार्य करेगी, विनिमय माध्यम का कार्य भी वही करेगी। ठीक है। मूल्य मापन का जो ये कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने विनिमय को बहुत ज्यादा सुगम बना दिया है। ठीक है। आज हमें विनिमय वस्तु विनिमय काल में जो समस्या उत्पन्न होती थी, बार बार मूल्य मापना पड़ता था, वो अब समस्या समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का मूल्य टिकाऊ होता है, उसके मूल्य में उतार चढ़ाव यकायक नहीं होता है। होता है यकायक नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। सामान्य स्वीकृति का गुण उसके अंदर विद्यमान है। मुद्रा टिकाऊ है, उसको ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है उसको। तो मूल्य मापन का कार्य और विनिमय माध्यम का कार्य, ये दोनों कार्य मुद्रा के प्रमुख कार्यों में से हैं। आइए अब हम बात करते हैं आकस्मिक कार्यों की। आकस्मिक कार्यों में पहला कार्य है इच्छा का वाहक। इसको जैसे अन्य कार्यों में यहाँ लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। एक ये इच्छा का वाहक और अधिकतम संतुष्टि का साधन। बाकी यहीं रख दीजिए आकस्मिक कार्यों में, अन्य कार्यों में लिख लीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। हमने सभी ये आकस्मिक कार्यों में लिखी है आपकी सुविधा के लिए। आप 3 वर्गों में बांट के अध्ययन करना चाहे कोई परेशानी नहीं है, अन्य कार्य छोड़ दीजिए। ठीक है। हम तो 4 में याद करते। मुद्रा आपके पास है, क्यों हमने सारे कार्य तो बताया नहीं आपको। अरे वाह, ये पहले देखिए ना, द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य वो कार्य है कि जिसे मुद्रा की एक इकाई को अनिवार्य रूप से करने ही करने हैं। ठीक है। अगर वो कार्य वो नहीं करेगा, बेकार है। और सहायक कार्य वो कार्य है जो प्राथमिक कार्यों के ऊपर निर्भर करते हैं। प्राथमिक कार्यों के साथ साथ मुद्रा करती है, इसलिए उनको सहायक कार्य कहा गया है। इसमें पहला कार्य है स्थगित भुगतानों का मान का कार्य। स्थगित भुगतान क्या होते हैं? स्थगित भुगतान वे भुगतान होते हैं जिन्हें वर्तमान में न करके भविष्य पर टाल दिया जाता है। बहुत सारे भुगतान ऐसे होते हैं। ठीक है। कहिए कि किसी से हम कोई वस्तु लेते हैं, किसी से भी, तो हो सकता है कि हम कहें कि उनको बाद में देंगे, है ना। दुकानदार हैं, उधार लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, भविष्य पर टाल दिया जाता है। आप बहुत सारी चीज़ें, आप मोबाइल फ़ोन देखिए, EMI पे मोबाइल पर मिल जाता है, नहीं तो मतलब ऐसे भुगतान जो आज न करके भविष्य पर टाल दिए गए, तो उन भुगतानों का मान है मुद्रा। ठीक है। और इसी के कारण आज पूंजी बाजार विकसित हुआ है, मुद्रा बाजार विकसित हुआ है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार क्या है? जहां पर अल्पकालीन मुद्रा का लेन देन होता है। इसमें विविध वित्तीय संस्थाएं आती हैं। सबसे नीचे साहूकार है, उसके ऊपर राष्ट्रीयकृत बैंक है और सबसे ऊपर रिजर्व बैंक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, फिर विश्व बैंक है। नहीं तो मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार संगठित है, संगठित दोनों प्रकार का है, बताएंगे बाद में। तो मुद्रा बाजार विकसित हुआ है। पूंजी बाजार जिसमें यानी कि पूंजी का दीर्घकालीन
यानी दीर्घकालीन मुद्रा का लेन देन होता है 10, 15, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए। ठीक है, मुद्रा, इसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। और ये मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो स्थगित भुगतानों के मान आज देखिए ना, हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर सकते हैं बैंक के द्वारा। जैसे बहुत से लोग कार बैंक की EMI पर कार ले लेते, धीरे धीरे भुगतान करते रहते हैं। बहुत से लोग मकान के लिए लेते, पढ़ाई के लिए लेते, साथ का आधार। इसमें भाई किसी से आप उधार ले रहे हो, कोई उधार दे रहा है ना। अब इसमें क्या होगा फिर, तो स्थगित भुगतानों के कारण आर्थिक समृद्धि जो है स्थगित भुगतानों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि निवेश स्थगित भुगतानों के कारण होता है, उपभोग स्थगित भुगतानों के कारण होता है, उपभोग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निश्चित आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्य का हस्तांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूल्य को लाना और ले जाना सुगम कर दिया मुद्रा ने। पहले वस्तु होती थी, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना है, चलिए वस्तु को तो ले जाए, लेकिन जो परिसंपत्ति है उनका क्या करें, उन्हें किससे ले जाए। आज मुद्रा ने इस काम को भी सरल बना दिया है। आप परिसंपत्तियों का हस्तांतरण कर सकते हैं, क्योंकि हमें मूल्य का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये जो कार्य है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना। मूल्य हस्तांतरण एक स्थान से, यानी संपत्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकती है मूल्य के रूप में। पहले वस्तु मुद्रा थी, पशु थे, अन्न थे, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफी कठिन था। वस्तु विनिमय के तो उसको भी मुद्रा ने दूर कर दिया है। इसके बाद आया मूल्य का संचय। ठीक है, मूल्य संचय का जो कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी आवश्यकता के लिए, भविष्य की आवश्यकता के लिए, व्यापार में लाभ कमाने के लिए, ठीक है, व्यापार में लाभ अर्जित करने के लिए, या ये कहिए दूरदर्शितापूर्ण उद्देश्य, कभी भी कोई भी खर्चा आ सकता है, तो उसको हम मुद्रा के रूप में बचा के अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं। मुद्रा टिकाऊ है, शीघ्र नष्ट नहीं होती है। पहले तो सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और वो सिक्के आज भी जमीन में गड़े हुए मिल जाते हैं। क्या हो रहा है, खराब थोड़ा हो रहा है, उनका मूल्य का उतने है आज भी। अब कागज की मुद्रा को जमीन में गाड़ के रखेंगे, निसंदेह खराब हो जाएगी, लेकिन कागज की मुद्रा को कौन जमीन में गाड़ के रखता है भाई, बैंकों में सुरक्षित रखते हैं, ब्याज मिलता है अलग से। मुद्रा के रूप में व्यक्ति बचत क्यों करता है? दूरदर्शितापूर्ण उद्देश्य के कारण। किन्स ने बहुत महत्व दिया इस कार्य को, मुद्रा के इस कार्य को जेम्स किन्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। क्या कहना है कि एक दूरदर्शी उद्देश्य, भविष्य में कभी भी किसी, यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, संस्कार, अन्य बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो इस कारण से लोग मुद्रा को संचित करके, इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं, बैंकों में रखते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा उद्देश्य, जितनी ज्यादा आपके पास मुद्रा होगी उतना ही ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा भी होगी, आपका सम्मान उतना ज्यादा होगा। तो लोग क्या करते हैं, अपने सम्मान को बनाने के लिए, ठीक है, मुद्रा इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं। सट्टा प्रयोजन, व्यापार में लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु विनिमय काल में कहाँ संभव था? आपने गेहूं सुरक्षित रखा, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद खराब, आपने जानवरों के रूप में मुद्रा को
सुरक्षित रखने की कोशिश की, बीमार हो गया, मर गया। तो ये बड़ी समस्या थी। आज मुद्रा को आप संचित करके रख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप बचत करते हैं तो बचत से होता है पूंजी निर्माण, और पूंजी निर्माण से यानी जितना जिस राष्ट्र के अंदर पूंजी निर्माण होगा, जितनी ज़्यादा बचत उतना पूंजी निर्माण, उतनी ज़्यादा पूंजी निर्माण होगा, और जितना ज़्यादा पूंजी निर्माण होगा उतना ज़्यादा देश का आर्थिक विकास होगा। ये कह रहे हैं विकास से जुड़ा है। तो मुद्रा के रूप में मूल्य संचय कर सकते हैं वस्तु विनिमय काल की, ये समस्या मुद्रा ने दूर की है। चलिए अब आकस्मिक कार्य की ओर आते हैं। इच्छा का वाहक है मुद्रा, इच्छा का वाहक है, अर्थात जब मर्जी आए, जो मर्जी आए, आप उससे, आपके पास मुद्रा है तो आप उस कोई भी निर्णय कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पैंट कमीज खरीदने के लिए पैसा बचा के रखा, ठीक है, तो मैं उसके लिए मैंने अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए रखा। अब अचानक क्या होगा कि कोई ऐसा अचानक काम आ गया कि मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा, और मैं दूसरे निर्णय पर, जो हम निर्णय लेना चाहते हैं, मान लीजिए किसी की बीमारी हो गई, कोई आ गया तो हम उसको उसकी बीमारी के लिए, दवाई के लिए, उसके लिए लगा देते पैसे। तो निर्णय के वाहक है। आपके पास 100 का नोट है, आप रसगुल्ले खाओ, बर्फी खाओ, जलेबी खाओ, पेन खरीदो, कॉपी खरीदो, चप्पल खरीदो, जो मर्जी आए करे, आप अपने निर्णय के मालिक हैं भाई। साख का आधार है, आज जो मुद्रा है साख का आधार है। उधार लेना देना समाज में चलता रहेगा, ठीक है। प्राचीन काल में होता था, प्राचीन काल में वस्तु के रूप में वस्तु बिकती थी, वस्तु के रूप में उधार लेना देना होता था। गेहूं लिया 1 कुंटल, वापिस करना है, कितना वापिस करूं, और जो गेहूं मैंने लिया था वो किस क्वालिटी का था, किस ग्रेड का था, जो गेहूं मैं वापिस कर रहा हूं वो किस ग्रेड का है, उसका मूल्य क्या था, इसका मूल्य क्या है, बड़ा विवाद, ठीक है। आज ऐसा कुछ नहीं, 100 रुपये लेते हो ब्याज दे देते हो, 1000 रुपये लेते हो ब्याज दे देते हो, बैंक से 10 लाख 20 लाख लेते हो, ब्याज निश्चित हो जाता है ना। तो मतलब साख का आधार है बैंक। मैंने भी ऊपर पढ़ा है ना, साख मुद्रा, बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है साख मुद्रा। जैसे ये वस्तु विनिमय का कार्य था, मूल्य मापन का कार्य, तो ये तो मुद्रा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जान कहलाती है, प्राण कहलाती है। समाजवाद में तो एक बार को कहते हैं कि चलो मुद्रा को समाप्त कर देंगे, लेकिन पूंजीवाद में नहीं, पूंजीवाद में तो सबकी जान है मुद्रा। वो संचय करते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति निवेश करते हैं व्यापार में, है ना। उपभोक्ताओं को विविधतापूर्ण वस्तुएं मिलती हैं, मूल्य यंत्र मजबूत होता है, दुनिया भर की बात होती है। पूंजीवाद में तो मुद्रा प्राण माना जाता है, ठीक है। साख का आधार है, अधिकतम संतुष्टि का आधार है मुद्रा। कैसे मिलेगी? अगर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है तो सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर व्यय करना चाहिए। अब सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, जिसकी तो विस्तार से व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर किए जाने वाले व्यय से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि किसी मनुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सके, तो वह व्यक्ति या वह मनुष्य उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक प्रयोग में या उपयोग में प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान अथवा लगभग समान हो जाए। यदि ऐसा होगा तो उस व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि का लाभ होगा। तो सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर व्यय कीजिए ना, तुम ये काम मुद्रा कर सकती है। और इसीलिए कह रहे हैं कि मुद्रा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का साधन है। राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय है ना, गणना काय में होती है, मुद्रा में। प्रति व्यक्ति आय हो
या राष्ट्रीय आय हो। गणना किस चीज में? मुद्रा में। जब राष्ट्रीय आय का आकलन हो गया तो आप योजना बना सकते हैं, योजना निर्माण कर सकते हैं। ये सब बात मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय आय का वितरण होता है ना, राष्ट्रीय आय भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहस का लाभ हानि, इनका निर्धारण कैसे होगा? मुद्रा में होता है। मूल्य मापन और विनिमय माध्यम का कार्य करती है मुद्रा, इसलिए होता है। सेवाओं का आदान प्रदान विनिमय मुद्रा के द्वारा संभव हुआ है ना, बता चुका हूँ पीछे। राष्ट्रीय आय का वितरण का आधार है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसे 5 साधन मिलकर कमाते हैं। आपकी किताबें तो 4 ही है ना, 4 ही पढ़ी है। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन भी है वैसे। तो राष्ट्रीय आय का विभाजन भी इनमें ही होना है। शुद्ध राष्ट्रीय आय का उत्पादन विभाजन होता है, ये नहीं कि हम संपूर्ण आय का विभाजन, कोई भी उद्योगपति नहीं करेगा ऐसा ना। राष्ट्रीय आय कैसे? यानी कि हम श्रम पूंजी कहिए कि भूमि का लगान जोड़ दें, श्रम की मजदूरी जोड़ दें, पूंजी का ब्याज जोड़ दें, साहस का लाभ हानि जोड़ दें, प्रबंधकों का वेतन जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय आय का विभाजन इसी में होता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूमि के स्वामी भूमिपति को दिया जाता है, लगान कहलाता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रम के स्वामी श्रमिक को दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मजदूरी। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहस के स्वामी साहसी या उद्यम के स्वामी उद्यमी को प्राप्त होता है, लाभ अथवा हानि कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय का विभाजन का जो होता है वो मुद्रा के द्वारा। पूंजी को तरलता प्रदान करना, अर्थात आज आप यहां से कहीं तक भी अपनी पूंजी को ले जा सकते हैं। पहले नहीं होता था। पहले जैसे मकान है, दुकान है, खेत है, कल्याण है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहीं छोड़कर जाएंगे उसको। और आज एक स्थान से बेचो, दूसरे ले लो, है ना। ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर बेच, ये पूंजी। मुद्रा ने संभव बनाया इसको। तो मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र घूमता है। ठीक है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है जो नियंत्रण के अभाव में अभिश्राप बन जाता है। साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है। रद्दी का कागज है जिसमें वस्तुएं बनकर आप तक आती हैं। मुद्रा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। चलिए अगले टॉपिक में इनको बोलेंगे। आज का टॉपिक यहीं रहने दीजिए। नमस्कार।